Hello everyone, myself Mahima Trivedi and very welcome back to this online platform शिवालिक हिस्ट्री अड्डा। आई होप आप सभी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही है और अभी हम प्लेटफॉर्म पर PYQ सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे साथ TGT के PYQ 2021 से लेकर हम लोगों ने 2003 तक के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और उसके बाद हम लोग PGT परीक्षा 2021 से लेकर आज 2006 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को अब तक तो यह अंदाज लग गया होगा कि जो हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं उसे कैसे क्वेश्चन आयोग जो है पुटअप कर रहा है, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिज़िकल पार्ट से अधिक है या ह्यूमन पार्ट से अधिक है। और आप देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कितनी बार आप लोगों ने सॉल्व किया है मेरे साथ, कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और उनको किसी क्वेश्चन में क्या है कि उनकी केवल शब्दों के अदल बदल कर दे रहा है, वर्डिंग चेंज कर रहा है और वही क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो इससे आपको आपका एक माइंडसेट हो गया होगा कि PYQ सॉल्व करने से कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि हमें जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसके हमने कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही तैयारी में आप अपने को अच्छा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो रिज़ल्ट होगा वह भी अच्छा आएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि आप मेरे साथ ज़रूर से PYQ सॉल्व करते रहिए। और आज हम उसी क्रम में PGT 2006 का भाग 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या को देखेंगे और साथ ही साथ जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, आज के वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? विकल्प ए, चीन में गेहूं की खेती, बी, भारत में चावल की खेती, सी, कनाडा में गेहूं की खेती और डी है कैलिफोर्निया में फलों की खेती। यहाँ पर देखिए जो दो ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों ही ऑप्शन जो है ये गहन कृषि से संबंधित नहीं है। कनाडा में जो गेहूं की खेती होती है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, वह विस्तृत कृषि के अंतर्गत आती है, ना कि गहन कृषि के अंतर्गत, विस्तृत कृषि। और कैलिफोर्निया में फलों की खेती, मुख्य रूप से USA के कैलिफोर्निया जो है वो नट्स के उत्पादन के लिए फेमस है। वहाँ पर बादाम की वाणिज्यिक कृषि होती है, बादाम सर्वाधिक उत्पादन किए जाते हैं वहाँ पर। तो जो फलों की खेती होती है वो बागानी कृषि होती है, बागाती कृषि, ना कि गहन कृषि। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गहन कृषि से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन, कनाडा में गेहूं की खेती और कैलिफोर्निया में फलों की खेती, ये दोनों ही गहन कृषि से संबंधित नहीं है। जबकि चीन में गेहूं की खेती यह गहन कृषि से संबंधित है और भारत में चावल की खेती, ये दोनों गहन कृषि के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। विकल्प 1 है ब्राज़ील में, विकल्प 2 दक्षिण अफ्रीका में, विकल्प 3 चीन में, विकल्प 4 है यूक्रेन में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 ब्राज़ील में। टेरा रोसा मिट्टी जो है इसे लाल मिट्टी भी कहते हैं।
लाल मिट्टी भी कहा जाता है, और यह ब्राज़ील में पाई जाती है। ब्राज़ील में यह कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कॉफ़ी मृदा, वहाँ पर ब्राज़ील में इसे कॉफ़ी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। टेरारोसा मिट्टी या लाल मिट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिल्पा जाना जाता है। विकल्प 1 है स्थानांतरणशील कृषि के लिए, विकल्प 2 वाणिज्यिक कृषि के लिए, विकल्प 3 स्थायी कृषि के लिए, विकल्प 4 है खाद्यान्न की कृषि के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प 1 स्थानांतरणशील कृषि के लिए। ठीक है, जो स्थानांतरणशील कृषि है उसे विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो मिल्पा जो है ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है किन देशों के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी। विकल्प 1 है ब्राज़ील एवं कोलंबिया, विकल्प 2 म्यांमार एवं थाईलैंड, विकल्प 3 चीन एवं जापान, और विकल्प 4 है मलेशिया इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 3 चीन और जापान। देखिए गहन कृषि क्या होती है। गहन कृषि से तात्पर्य होता है प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने से है। प्रति हेक्टेयर अधिकतम श्रम एवं लागत के साथ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना गहन कृषि की विशेषता है। देखिए यहाँ पर हम लिख नहीं सकते इतना बड़ा, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। गहन कृषि होता क्या है। गहन कृषि मुख्य रूप से क्या होता है कि भूमि का जो जोत होता है वो छोटा होता है, वहाँ से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, जिसमें श्रम और लागत दोनों ही अधिक लगती है। मुख्य रूप से ये जो गहन कृषि होती है, गहन कृषि ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसका प्रचलन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अधिक है। तो ये जो चीन और जापान है ये दोनों दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत तो म्यांमार और थाईलैंड भी है, लेकिन जो चीन जापान है ये गहन कृषि के लिए या कृषि गहनता के लिए प्रसिद्ध है। चीन जापान के अतिरिक्त भारत भी है, इंडोनेशिया, ये सभी देश जो हैं ये कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। विकल्प 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प 2 ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 3 हंगरी, और विकल्प 4 है घाना। तो इस प्रश्न का यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखेंगे। बॉक्साइट का जो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है गिनी, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर है ब्राज़ील। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गिनी और तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर ब्राज़ील। यदि हम भारत के संदर्भ में बॉक्साइट उत्पादन देखते हैं तो उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर झारखंड राज्य है और तीसरे स्थान पर गुजरात। यहाँ पर नए आंकड़ों को बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र विख्यात है। पहला विकल्प 1 है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, विकल्प 2 कागज उद्योग के लिए, विकल्प 3 जहाजरानी उद्योग के लिए, विकल्प 4 मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो विकल्प 1 सूती वस्त्र उद्योग के लिए। पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो है ये यूएसए में है और यह यूएसए का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और ये तटीय भाग में स्थित है।
यूएसए के तटीय भाग में, पूर्वी तटीय भाग में स्थित होने के कारण यहाँ पर तटीय सुविधा तो उपलब्ध है, साथ ही साथ बंदरगाह की सुविधा भी उपलब्ध है, यहाँ पर पोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर केवल जो यहाँ पर प्रश्न दिया है विकल्प सूती वस्त्र उद्योग के लिए, केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बल्कि आप ये सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए भी फेमस है, ये प्रसिद्ध है। वही इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए भी है ये प्रसिद्ध, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊनी वस्त्र उत्पादन भी होता है और मत्स्य पालन। देखिए, सर्विस सेक्टर, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, मत्स्य उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इन सभी के लिए यह प्रसिद्ध है और ये यूएसए का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर पाई जाती है? विकल्प 1 जलोढ़, विकल्प 2 काली, विकल्प 3 लैटेराइट, विकल्प 4 लाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो विकल्प 1 जलोढ़। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत पे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है? विकल्प 1 चीन में, विकल्प 2 कनाडा में, विकल्प 3 ब्राज़ील में, विकल्प 4 रूस में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 चीन में। गहन निर्वहन कृषि, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया आपको गहन निर्वहन कृषि होती क्या है। जोत का आकार छोटा होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक लिया जाता है, जहाँ पर श्रम और लागत दोनों ही अधिक लगते हैं। तो यह चीन में, चीन है, जापान है, भारत, इंडोनेशिया, इन सब देशों में गहन निर्वहन कृषि का प्रचलन अधिक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो चीन होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित में से कौन सा देश भेड़ पालन में अग्रणी है? विकल्प 1 मिस्र, विकल्प 2 ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 3 सूडान और विकल्प 4 ब्राज़ील है। तो यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों को देखेंगे, क्योंकि अब जो पेपर है ये 2006 का है। यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखते हैं। तो भेड़ पालन में जो है विश्व में चीन जो है ये प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भेड़ पालन में चीन प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है? विकल्प 1 कोयले का, विकल्प 2 लौह अयस्क का, विकल्प 3 यूरेनियम का, विकल्प 4 तांबा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर, वो उस समय जब पेपर हुआ था तब यूरेनियम को माना गया था, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं तो कनाडा में यूरेनियम का विशालतम भंडार नहीं है, और ना ही तो कनाडा अब यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बल्कि सर्वाधिक उत्पादन जो यूरेनियम का होता है वो अब कजाकिस्तान में होता है। कजाकिस्तान में सर्वाधिक यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान है और दूसरे स्थान पर है यूरेनियम के उत्पादन में कनाडा। कनाडा में जो है ये दूसरे नंबर पर आ गया है, पहले स्थान पर है कजाकिस्तान। वहीं यदि हम भंडार को देख लेते हैं, यूरेनियम के भंडार में, तो भंडार सर्वाधिक जो है यूरेनियम का वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर है कनाडा। यूरेनियम के भंडारण में अब तीसरे स्थान पर कनाडा है और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीटोगर्स्क सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है? विकल्प 1 रूस का, विकल्प 2 पोलैंड का, विकल्प 3 हंगरी का, विकल्प 4 रोमानिया का। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 रूस का। मैग्नीटोगर्स्क जो क्षेत्र है, जो शहर है या देश क्षेत्र है, मैग्नीटोगर्स्क ये रूस का एक प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। लौह इस्पात केंद्र है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अधोलिखित देशों में से किसने विश्व का प्रथम ज्वारीय शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण किया है? विकल्प 1 फ्रांस, विकल्प 2 जर्मनी, विकल्प 3 रूस, विकल्प 4 जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 फ्रांस। फ्रांस विश्व में 1966 में ही ज्वारीय शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण करने वाला पहला देश है फ्रांस। इसे ज़रूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस जो है वो ज्वारीय शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण करने वाला पहला देश है, विश्व का पहला देश। 1966 में इसका निर्माण शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण किया था। और देखिए ज्वारीय शक्ति जो है ये किसके अंतर्गत आती है? ये नवीकरणीय ऊर्जा या जिसे हम कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में ज्वारीय ऊर्जा शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, कनाडा का एडमंटन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प 1 लॉयस, विकल्प 2 तेल भंडार, विकल्प 3 यूरेनियम, विकल्प 4 तांबा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 तेल भंडार। कनाडा का जो एडमंटन क्षेत्र है ये अल्बर्टा, कनाडा का अल्बर्टा प्रांत है, उसकी राजधानी है ये। एडमंटन जो है ये उसकी राजधानी क्षेत्र है जहाँ पर तेल भंडार, तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का हब है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का हब है यहाँ पर। और इसे जो आपका ये एडमंटन क्षेत्र है कनाडा का, इसे एक उपमा दी जाती है ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा। इसे ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा की उपमा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस नगर को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? विकल्प 1 मॉस्को, विकल्प 2 लेनिनग्राड, विकल्प 3 आइवानोवा और विकल्प 4 है गोर्की। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 आइवानोवा। आइवानोवा को रूस का मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो रूस का जो आइवानोवा क्षेत्र है वो रूस का एक सूती वस्त्र केंद्र होगा जिसे रूस का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गोर्की जो था रूस का, वह किस लिए प्रसिद्ध, उसको किसका उपमा दी गई थी? रूस का डेट्रॉयट, जहाँ पर मोटर गाड़ियों का या मोटर वाहनों का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है? विकल्प 1 वलित पर्वत, विकल्प 2 ऑसिस पर्वत, विकल्प 3 भ्रंश पर्वत और विकल्प 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 भ्रंश पर्वत। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फ्रांस का ब्लैक पर्वत और वॉसिस जो है ये दोनों ही क्या है? भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। ए है फ्रांस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक सदस्य देश है। बी इस देश में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सी फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप में सबसे कम है। और डी है फ्रांस का लॉयस्क उत्तम श्रेणी का होता है। यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं कथन उन पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो पहला देख लेते हैं, फ्रांस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक सदस्य देश है। सही है, क्योंकि फ्रांस जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का संस्थापक देश रहा है और वर्तमान में इसका नाम यूरोपीय समुदाय है, ये हट गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय नहीं, यूरोपीय समुदाय, और फ्रांस इसका संस्थापक सदस्य देश है। तो ये सही है।
बी है, इस देश में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, यह भी सही है। जो यूरोप की इकोनॉमी है जिसमें कृषि, फ्रांस की कृषि का जो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, फ्रांस की कृषि वहाँ की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फ्रांस में मुख्य रूप से चुकंदर है, जैसे चुकंदर, गेहूँ, मक्का और जौ, आलू, इन सब की खेती की जाती है। तो वहाँ पर कृषि भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, यह भी सही है। फिर विकल्प सी जो है, फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप में सबसे कम है, तो ये यदि हम वर्तमान समय में देखते हैं तो ये गलत है। इस समय लाटविया, यूरोप के लाटविया जो देश है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, फ्रांस में नहीं। और फ्रांस का लॉ-एस्क जो है उत्तम श्रेणी का नहीं पाया जाता है, बल्कि विश्व में उत्तम श्रेणी के जो लॉ-एस्क पाए जाते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं, उस समय के आंसर के हिसाब से हम देखते हैं 2006 में जब ये आयोग ने माना था तब तो ABC सही था, लेकिन अभी हम देखेंगे तो इसमें फ्रांस सी है, ये गलत है। फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो यूरोप में सबसे कम नहीं है अभी इस समय, और लॉ-एस्क जो है वो उत्तम श्रेणी का नहीं होता, तो ये दोनों ही गलत है। AB जो है सही है, A भी सही है और B भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में A धान का देश, B पैगोडा का देश, C रबड़ का देश, D पूर्व का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। धान का देश जो है वह थाईलैंड को कहा जाता है। पैगोडा का देश म्यांमार, पैगोडा का देश म्यांमार। रबड़ का देश जो है मलेशिया, मलेशिया। और पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। देखिए, धान का देश थाईलैंड, पैगोडा का देश म्यांमार, रबड़ का देश मलेशिया और पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संसाधन होते नहीं वे मानवीय सहयोग से बनते हैं। ये कथन जो है इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये। यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान से संबंधित है? विकल्प 1 जिमरमैन, विकल्प 2 बाउमैन, विकल्प 3 एकरमैन और विकल्प 4 है गोटेमैन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं वे बनते हैं, मानवीय सहयोग से बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। रिसोर्सेज होते नहीं बल्कि बनते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 मत्स्य पालन जापान, विकल्प 2 अंगूर उत्पादन फ्रांस, विकल्प 3 रेशम कीट पालन पोलैंड, विकल्प 4 है उद्यान कृषि नीदरलैंड। देखिए, यहाँ पर हम पुराना है ये, इनको हम नया देखते हैं, नए आंकड़ों को सीधे देखते हैं यहाँ पर। तो मत्स्य पालन में यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। वही अंगूर उत्पादन में देखते हैं, प्रथम स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है इटली। रेशम कीट पालन में प्रथम स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। और उद्यान कृषि जो है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये प्रचलित है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उद्यान कृषि का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलन अधिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। मतलब इन महाद्वीपों को उन वहाँ पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे कम जो
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया पहले ए, फिर दूसरे स्थान पर आता है एशिया डी, तीसरे स्थान पर है अफ्रीका और चौथे स्थान पर है दक्षिण अमेरिका सी। देखिए बढ़ते क्रम में है, ठीक है, मतलब सबसे कम सदाबहार वनों का जो क्षेत्रफल है वो ए ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद उससे ज़्यादा एशिया में, फिर बढ़ते क्रम में हम देख रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अफ्रीका में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्रफल जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका सही क्रम है ए डी बी सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नांकित में कौन सा तथ्य कहवा की कृषि से के संबंध में सही नहीं है? विकल्प एक है कहवा के उत्पादन क्षेत्र अर्ध उष्ण कटिबंधों से संबंधित है। विकल्प दो है इसके लिए अधिक तेज एवं सीधी धूप की आवश्यकता होती है। विकल्प तीन है कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व प्रथम स्थान है। और विकल्प चार है ब्राज़ील में के कहवा उद्यान को फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो विकल्प दो इसका सही उत्तर है। इसके लिए अधिक तेज और सीधी धूप की आवश्यकता होती है। देखिए हम देख लेते हैं कहवा के संबंध में। तो यहाँ पर बोला है कहवा के उत्पादन क्षेत्र जो उष्ण एवं उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधों संबंधित है। सही है, क्योंकि कहवा उत्पादन जो प्रमुख देश हैं उनमें है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इथोपिया, इंडोनेशिया आदि। जितने भी देश हैं ये उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधों में स्थित है, तो ये सही है। फिर बोला है कहवा उत्पादन में ब्राज़ील जो है वो प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। और ब्राज़ील में कहवा उद्यान को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और ये जो बोला है अधिक तेज एवं सीधी धूप की आवश्यकता होती है, तो कहवा बागान में जो पौधे लगाए जाते हैं उन्हें छोटा जो पौधा छोटा होता है तो उन्हें तेज़ धूप से बचाने के लिए छायादार पौधे लगाए जाते हैं। जिससे उन पौधों पर सीधी धूप ना लग सके, उन्हें बचाया जाता है तेज़ धूप से। तो ये जो कथन है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय फल ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं। विकल्प एक न्यूजीलैंड में, विकल्प दो है नीदरलैंड में, विकल्प तीन दक्षिण कोरिया में और विकल्प चार है बेल्जियम में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दो, नीदरलैंड में। देखिए ग्लास हाउस जो कृषि है, खेती का जो कॉन्सेप्ट आया था, ग्लास हाउस कृषि का जो कॉन्सेप्ट है वह नीदरलैंड से ही विकसित हुआ है। नीदरलैंड में ही इसका विकसित हुआ है। और ग्लास हाउस एग्रीकल्चर होता क्या है? ग्लास हाउस, ध्यान से सुनिएगा, ग्लास हाउस एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बाह्य वातावरण की अपेक्षा कांच से बने घर में अधिक तापमान रहता है। देखिए नीदरलैंड कैसा क्षेत्र है, ये ना तो उष्ण है न ही अर्ध उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर अर्ध उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं, इसी तकनीकी से बोई जाती है। ग्लास हाउस में क्या होता है, कांच के बने होते हैं और इनके अंदर तापमान अधिक रखा जाता है, तब ऐसी खेती संभव हो पाई है। तो इसका जो विकास हुआ है वो नीदरलैंड में ही ये विकसित हुई है। इसका सही आंसर नीदरलैंड होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल विद्युत उत्पादन से जल विद्युत उत्पादन का अनुपात उच्चतम है? विकल्प एक नॉर्वे, विकल्प दो स्वीडन, विकल्प तीन कनाडा, विकल्प चार इटली। इस प्रश्न का सही आंसर है नॉर्वे। देखिए यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि जल विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है,
विश्व में जल विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन है। चीन जो है वो विश्व में जल विद्युत उत्पादन देशों में प्रथम स्थान पर है, जल विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत उत्पादन में। इसके बाद चीन के बाद आता है ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है कनाडा और चौथे स्थान पर है यूएसए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि कुल विद्युत उत्पादन में, मतलब कुल बिजली उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का अनुपात जो उच्च है किस देश में? तो यहाँ पर नॉर्वे सही होगा। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, जहाँ पर कुल बिजली उत्पादन में कुल बिजली उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का हिस्सा, जल विद्युत का जो हिस्सा है वो सर्वाधिक रहता है, सर्वाधिक है। यहाँ पर सही आंसर नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? विकल्प 1 समताप मंडल, विकल्प 2 क्षोभ मंडल, विकल्प 3 क्षोभ सीमा और विकल्प 4 है ओजोन मंडल। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 2 क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसका विस्तार वायुमंडल में 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और मौसम की अधिकांश घटनाएं जो होती हैं वो इसी मंडल में घटित होती हैं। जैसे जलवाष्प है, धूलकण है और बादलों का निर्माण है, तूफान है, चक्रवात, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? विकल्प 1 किम्बरले, विकल्प 2 डरबन, विकल्प 3 पोर्ट एलिजाबेथ, विकल्प 4 केप टाउन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 किम्बरले। किम्बरले जो है, अन्य जो है देखते हैं डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन, जो ये तीन हैं, ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। जबकि किम्बरले जो है ये हीरा की, दक्षिण अफ्रीका की हीरा की खान है, हीरा की प्रमुख खान है या बड़ी खान जी किम्बरले में। यह एक पतन नहीं है, वह बंदरगाह नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चरनोज़म मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? विकल्प 1 सवाना घास क्षेत्र में, विकल्प 2 कंपोस्ट घास क्षेत्र में, विकल्प 3 है स्टेपीज घास क्षेत्र में और विकल्प 4 है टैगा प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 स्टेपीज घास मैदान में। चरनोज़म मिट्टी जो है ये स्टेपीज घास मैदान में और या फिर प्रेरी घास मैदान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यूरोप में वृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है? विकल्प 1 फ्रांस, विकल्प 2 जर्मनी, विकल्प 3 रूस, विकल्प 4 यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 फ्रांस। फ्रांस जो है वो यूरोप में वृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है, फ्रांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सेल की स्थापना कब की गई थी? विकल्प 1 1972 में, विकल्प 2 1974 में, विकल्प 3 1976 में, विकल्प 4 है 1981 में। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो आंसर है वो 1974 को माना गया है, लेकिन आप देखेंगे आपको बुक वगैरह में जो मिलेगा वो मिलेगा 24 जनवरी। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुई है। सेल क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना के तहत बड़ी लाइन द्वारा किन दो नगरों को जोड़ा गया है? विकल्प 1 पुणे एवं चेन्नई, विकल्प 2 त्रिवेंद्रम एवं मंगलोर, विकल्प 3 है मुंबई एवं मंगलौर और विकल्प 4 है पुणे एवं बंगलौर। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 3 मुंबई एवं मंगलौर। ये जो कोंकण रेलवे है
ये कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबाई में है। यह मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन 3 राज्यों से यह जो शुरू होता है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से कर्नाटक के मंगलौर तक 760 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? विकल्प 1 हाजीपुर, विकल्प 2 जबलपुर, विकल्प 3 पटना, विकल्प 4 इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 पटना। पटना जो है भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। वर्तमान समय में 18 रेलवे जोन है। पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है वर्तमान समय में, जिसमें जो इलाहाबाद है वो वहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे और जबलपुर जो है ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। और हाजीपुर जो है ये पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, जबकि पटना कोई भी जोन में नहीं है। पटना में कोई भी रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर गठन के आधार पर दिया है। विकल्प 1 है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, हरियाणा। विकल्प 2 है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। विकल्प 3 है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम। और विकल्प 4 है गुजरात, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प 2। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, गुजरात जिसका गठन 1960 में हुआ था, हरियाणा जिसका गठन 1966 में, हिमाचल प्रदेश जिसका गठन 1971 में और सिक्किम जिसका गठन 1975 में हुआ। तो यह सही क्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस शहर ने अभी हाल में अपने निर्माण के 300 वर्ष पूरे किए हैं? विकल्प 1 है चंडीगढ़, विकल्प 2 बंगलोर, विकल्प 3 जमशेदपुर, विकल्प 4 है कोलकाता। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 कोलकाता। कोलकाता का जो स्थापना वर्ष है वो है 1686 और इसके जो संस्थापक हैं वो जॉब चार्नॉक को माना जाता है। जॉब चार्नॉक को माना जाता है। और कोलकाता के स्थापना जो है वो 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में पहली टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई? विकल्प 1 कलकत्ता में, विकल्प 2 बम्बई में, विकल्प 3 मद्रास में, विकल्प 4 दिल्ली में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 कलकत्ता में। भारत में पहली टेलीफोन सेवा जो है वो 1881 में कलकत्ता से प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से सही युग्म अभिज्ञापित कीजिए। एक तरफ संस्था दी हुई है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। विकल्प 1 है भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प 2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकल्प 3 है योजना आयोग, विकल्प 4 है भारतीय जीवन बीमा निगम। इनको इनके स्थापना वर्ष से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका जो वर्ष है वो 1952। योजना आयोग 1950 और भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। इनको मिलान कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पीके सेपर द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक भूगोल की अवधारणा व विशेषताएं निम्नलिखित में से किन देशों से संबंध रखती हैं?
विकल्प 1 विकसित देश, विकल्प 2 विकासशील देश, विकल्प 3 संक्रमणशील देश, विकल्प 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 विकसित देश। पीके सेवर महोदय द्वारा प्रतिपादित पुस्तक है प्रादेशिक भूगोल की अवधारणाएं एवं विशेषताएं, जिनमें मुख्य रूप से विकसित देशों के बारे में उनमें लिखा गया है, विकसित देशों के बारे में बात की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प 1 विकसित देश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? विकल्प 1 वेनेजुएला, विकल्प 2 कोलंबिया, विकल्प 3 इक्वाडोर, विकल्प 4 ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 वेनेजुएला। भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील, जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, जबकि वेनेजुएला से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा देश जातीय आत्महत्या की समस्या का सामना कर रहा है? विकल्प 1 ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 2 फ्रांस, विकल्प 3 नॉर्वे, विकल्प 4 है इटली। इस प्रश्न का जो सही आंसर आयोग ने माना या दिया गया उस समय ये है फ्रांस। ये क्वेश्चन देखिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, और ये कहीं मिल भी नहीं रहा है ये क्वेश्चन। ये जातीय आत्महत्या होता क्या है, ये एक बार आप भी अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा, यदि मिल जाए तो अच्छी बात है। और इसका आंसर फ्रांस माना गया है उस समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विकल्प 1 राइन, और देखिए इधर नदी दी हुई है और ये देश दिए हुए हैं। राइन नदी जर्मनी, विकल्प 2 पो नदी इटली, विकल्प 3 लॉयर नदी फ्रांस, विकल्प 4 एल्ब नदी नीदरलैंड। तो इसमें पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो विकल्प 4 एल्ब जो है नीदरलैंड। एल्ब नदी जो है वो नीदरलैंड में नहीं है बल्कि जर्मनी की है, और राइन नदी जो है जर्मनी की राइन नदी जर्मनी में है, सही है। पो नदी इटली में है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा। और जो लॉयर नदी है ये फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नहीं लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? विकल्प 1 चाय, विकल्प 2 तंबाकू, विकल्प 3 गन्ना, विकल्प 4 कहवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 कहवा। कहवा जो है वो जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है। अभी आपने देखा कहवा का उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जिसमें ब्राज़ील था, कोलंबिया था, वियतनाम, इथोपिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों में कहवा की खेती की जाती है, ना कि जापान में। तो इसका सही आंसर है कहवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु किस प्रकार की है? विकल्प 1 स्टेपी तुल्य जलवायु, विकल्प 2 भूमध्य सागरीय, विकल्प 3 पश्चिमी यूरोपीय तुल्य और विकल्प 4 है चीन तुल्य। इस प्रश्न का सही आंसर है भूमध्य सागरीय, विकल्प 2 भूमध्य सागरीय जलवायु। कैलिफोर्निया घाटी जो है यह भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ये 30 से 40 डिग्री अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है, 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच। और यह महाद्वीपों के ये जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, इस जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से किसे कोमल कास्ट का भंडार गृह कहा जाता है? विकल्प 1 नॉर्वे, विकल्प 2 स्वीडन, विकल्प 3 फिनलैंड और विकल्प 4 है कनाडा। सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 कनाडा। देखिए टैंगा वन जो होते हैं वहाँ पर कोमल लकड़ी या कोमल कास्ट के लिए प्रसिद्ध होते हैं। टैंगा वन कोमल कास्ट के लिए प्रसिद्ध होते हैं और इनका सर्वाधिक विस्तार जो है कनाडा में है। टैंगा वनों का सर्वाधिक विस्तार कनाडा में है, इसीलिए कनाडा को कोमल कास्ट का भंडार गृह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं? विकल्प 1 भाबर, विकल्प 2 बांगर,
विकल्प 3 खादर, विकल्प 4 तराई। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 बांगर। गंगा के मैदानी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? विकल्प 1 राजमहल, विकल्प 2 आदिलाबाद, विकल्प 3 रत्नगिरी और विकल्प 4 है अनंतगिरी। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 4 अनंतगिरी। अनंतगिरी जो है वो तेलंगाना राज्य में है और यह लौह अयस्क से संबंधित नहीं है, जबकि राजमहल, आदिलाबाद और रत्नागिरी ये तीनों लौह अयस्क से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कौन से राज्य में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? विकल्प 1 बिहार, विकल्प 2 छत्तीसगढ़, विकल्प 3 झारखंड, विकल्प 4 मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम नए डाटा को देखेंगे, नए आंकड़ों को देखेंगे तो अभ्रक का उत्पादन भारत में प्रथम स्थान पर है। अभ्रक में आंध्र प्रदेश, वहीं पर दूसरे स्थान पर है राजस्थान राज्य और तीसरे स्थान पर है झारखंड। देखिए अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर है झारखंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। विकल्प 1 सतपुड़ा श्रेणी में, विकल्प 2 अरावली श्रेणी में, विकल्प 3 महेंद्रगिरी श्रेणी में और विकल्प 4 है नीलगिरी श्रेणी में। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 4 नीलगिरी श्रेणी में। देखिए टोडा जनजाति जो है ये टोडा कोटा ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों में ही पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नांकित में से भारत का कौन सा राज्य उच्चतम संभाव्य पवन ऊर्जा का द्योतक है? विकल्प 1 है आंध्र प्रदेश, विकल्प 2 गुजरात, विकल्प 3 राजस्थान, विकल्प 4 मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो उस समय विकल्प 2 गुजरात को माना गया है, लेकिन यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों को देखते हैं तो वर्तमान समय में जो पवन ऊर्जा का संभाव्य क्षेत्र है वो प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है गुजरात। ये नया है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 सुरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। सुरमा घाटी देखिए सही है, असम में है सुरमा घाटी, ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है दंडकारण्य में कपास की विस्तृत खेती होती है, तो ये कथन गलत है। दंडकारण्य में जो है कपास की खेती विस्तृत खेती नहीं होती है। दंडकारण्य में जो मुख्य रूप से लाल मृदा की प्रधानता है और जहाँ पर तंबाकू कपास धान की खेती होती है। और दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये शामिल है दंडकारण्य में, जहाँ पर धान की खेती होती है। और यहाँ पर पूछ रहा है विकल्प 3 है गुजरात तट में धान की विस्तृत खेती होती है, तो ये भी गलत है। होती है, धान की खेती होती है गुजरात में, लेकिन विस्तृत खेती नहीं होती है वहाँ पर गुजरात में धान की। इसके अतिरिक्त बल्कि जो मुख्य वहाँ की फसल है गुजरात की वो होती है तंबाकू, मूंगफली और कपास। ये 3 प्रमुख फसल है।
कपास, तंबाकू और मूंगफली, तो ये भी कथन गलत है। और विकल्प 4 जो है निचले गंगा मैदान में मूंगफली की विस्तृत खेती होती है, तो ये भी गलत है। निचले गंगा के मैदान में जूट एवं धान की कृषि होती है, जूट एवं धान की खेती होती है, ना कि मूंगफली की विस्तृत खेती होती है। तो इसका जो पहला विकल्प है वो सही है कि सुरमा घाटी जो असम में वो चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वर्तमान समय में केरल रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है और रबड़ वृक्षारोपण मुख्य रूप से केंद्रीभूत है। विकल्प 1 है एर्नाकुलम इडुक्की में, विकल्प 2 वायनाड कसारगोद में, विकल्प 3 है कोट्टयम क्विलोन में और विकल्प 4 है त्रिचूर पालघाट में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 कोट्टयम क्विलोन। देखिए केरल जो है रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केरल राज्य रबड़ उत्पादन में, और केरल का ये कोट्टयम क्षेत्र जो है क्विलोन में, यह रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है। रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है केरल का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित सूचियों में अधोलिखित सूचियों में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्टील प्लांट दिया हुआ है, दूसरी तरफ लौह अयस्क इस्पात का स्रोत क्या है। लौह अयस्क का स्रोत ए है जमशेदपुर, बी विश्वेश्वरैया, सी भिलाई और डी है दुर्गापुर। तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। जमशेदपुर जो है इसको जो लौह अयस्क स्रोत की प्राप्ति होती है वो गुरु महिसानी खानों से, गुरु महिसानी खानों से जो कि उड़ीसा में है। विश्वेश्वरैया जो है इसको केमान गुंडी खानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यह खाने कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में। वहीं भिलाई क्षेत्र जो है, भिलाई स्टील प्लांट, इसको ढल्ली राजारा जो श्रेणियाँ हैं यहाँ से लौह अयस्क स्रोत की प्राप्ति होती है। और दुर्गापुर को बोलानी खानों से, ये खाने उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से लौह अयस्क स्रोत की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। विकल्प 1 नागार्जुन सागर, विकल्प 2 भाखरा नांगल, विकल्प 3 है दामोदर, विकल्प 4 है महानदी घाटी। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 2 भाखरा नांगल। भाखरा नांगल परियोजना जो है ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा। ये 3 राज्य जो हैं ये इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आगे देखते हैं। अधोलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। विकल्प ए है तांबा, विकल्प बी परियोजना दी हुई है तो तांबा नहीं, ये तवा नदी परियोजना है, वही है तवा। बी है भीमा, सी घाटप्रभा, डी करजन। तो यहाँ पर मिलान करना है उनके सामने राज्यों से। तवा नदी परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में, भीमा नदी परियोजना महाराष्ट्र में, घाटप्रभा नदी परियोजना कर्नाटक और करजन नदी परियोजना जो है ये गुजरात में से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में एनटीपीसी की 500 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये तो नहीं देखते हाल ही में हम, क्योंकि ये यहाँ पर अब 2006 का ये क्वेश्चन पेपर है तो ये उस समय का करंट रहा होगा। ये देख लेते हैं कि तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना जो है कहाँ पर है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प 4 उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य जो है वहाँ पर ये तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में अधोलिखित झीलों में से कौन प्रॉन मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है। विकल्प 1 है बुलर झील, विकल्प 2 सांभर झील, विकल्प 3 चिल्का झील और विकल्प 4 है काबर झील।
इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 चिल्का झील। भारत की चिल्का झील जो है वो प्रॉन मछली, जिसे झींगा मछली भी कहा जाता है, झींगा फिश के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक उत्पादन वहाँ पर होता है चिल्का झील में प्रॉन मछली का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित राज्यों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अवरोही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। विकल्प 1 त्रिपुरा, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी असम, विकल्प डी मेघालय। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो भारत में वैसे भी प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। दूसरे स्थान पर है, इस प्रश्न के अनुसार दूसरे स्थान पर है असम, तीसरे स्थान पर है मेघालय और चौथे स्थान पर है त्रिपुरा। देखिए इस प्रश्न के आधार पर ये रखा गया है, ये तीन, ये जो एमपी है ये तो मतलब भारत में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ये तो सही है। लेकिन इस प्रश्न के आधार पर बाकी असम जो है दूसरे स्थान पर, मेघालय तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर त्रिपुरा, ये क्वेश्चन के अनुसार रखा गया है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में भारत को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। विकल्प 1 जापान एवं थाईलैंड से, विकल्प 2 संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से, विकल्प 3 अर्जेंटीना एवं चिली से और विकल्प 4 है क्यूबा एवं इंडोनेशिया से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 क्यूबा एवं इंडोनेशिया से। देखिए चीनी बाजार, जहाँ पर चीनी का उत्पादन होगा वहाँ पर चीनी का बाजार भी होगा अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर उत्पादन अधिक होगा। तो इसका आंसर इसीलिए क्यूबा और इंडोनेशिया है। देखिए क्यूबा जो है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा की उपमा दी जाती है। वहाँ पर प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज सर्वाधिक है। उपज अधिक होने के कारण यहाँ से निर्यात भी अधिक मात्रा में किया जाता है। और इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो है, यहाँ पर भी गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में क्यूबा और इंडोनेशिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डिंका जनजाति जिसके सदस्य विश्व में सबसे लंबे व्यक्तियों में से होते हैं और जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, निम्नलिखित देशों में किससे संबंधित हैं। विकल्प 1 अफगानिस्तान, विकल्प 2 उज्बेकिस्तान, विकल्प 3 स्पेन, विकल्प 4 सूडान। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सूडान। ये जो डिंका जनजाति है यह मुख्य रूप से दक्षिणी सूडान में पाई जाती है, दक्षिणी सूडान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है। विकल्प 1 है मिस्र में नील नदी की घाटी, विकल्प 2 है चीन के मैदानी भाग, विकल्प 3 जावा द्वीप और विकल्प 4 है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो क्षेत्र है ये घनी बसी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो मुख्य कार्य है वो कृषि नहीं है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्रों पर ही नहीं संलग्न है, बल्कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो उद्योगों पर आधारित है, उद्योगों पर आधारित है, ना कि कृषि पर आधारित है। जबकि मिस्र में नील नदी घाटी क्षेत्र कृषि का है, कृषि क्षेत्र है। चीन का मैदानी भाग कृषि क्षेत्र है। जावा द्वीप जो है वो भी एक कृषि क्षेत्र है, घनी जनसंख्या वाले हैं और कृषि पर आधारित क्षेत्र है। जबकि उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये कृषि पर आधारित क्षेत्र नहीं है। यदि यहाँ पर होती भी है कृषि तो मिश्रित कृषि को बढ़ावा दिया गया है। मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग
और इसके अतिरिक्त उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है या विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी खानाबदोश चरवाहे हैं? विकल्प 1 एस्किमो, विकल्प 2 है बोरो, विकल्प 3 पिग्मी, विकल्प 4 मसाई। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 मसाई। मसाई जनजाति जो है ये खानाबदोश चरवाहे हैं और इसके अतिरिक्त किर्गिज जनजाति है, वह भी प्रमुख खानाबदोश चरवाहे या पशुपालक जनजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नांकित में से कौन सी समस्या नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? विकल्प 1 जलवायु गुंबद, विकल्प 2 ऊष्माद्वीप, विकल्प 3 अम्लवृष्टि, विकल्प 4 विकिरण खिड़की। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 विकिरण खिड़की। देखिए, नगरीकरण की समस्या जो है, नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। बाकी जलवायु गुंबद ये नगरीकरण की समस्या है, ऊष्माद्वीप नगरीकरण की समस्या है, अम्लवृष्टि भी नगरीकरण से संबंधित है, जबकि विकिरण खिड़की नहीं है। यह एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या है? विकल्प 1 प्रादेशिक असंतुलन, विकल्प 2 फसलोत्पादन में असमानता, विकल्प 3 पर्यावरण पर दुष्प्रभाव और विकल्प 4 है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। हरित क्रांति से संबंधित ये सभी समस्याएं हैं। प्रादेशिक असंतुलन, देखिए प्रादेशिक असंतुलन क्यों हुआ? क्योंकि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ ही राज्य जो थे विकसित हो गए, कुछ ही राज्यों पर अधिक असर पड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश था, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ और जो पिछड़े रहे वो पिछड़े ही हो गए, पिछड़े रह गए वो। तो इनमें क्या हुआ? प्रादेशिक असंतुलन या प्रादेशिक असमानता उत्पन्न हो गई। फिर दूसरा है फसलोत्पादन में असमानता हुआ, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान जो गेहूं था, गेहूं की कृषि, इसको ही बढ़ावा अधिक मिला। इस प्रकार से फसलोत्पादन में भी असमानता देखी गई। पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि नहरी सिंचाई से, हरित क्रांति में नहरी सिंचाई के कारण, नहरी सिंचाई से क्या दिक्कत, क्या परेशानी हुई? खारेपन की, कीटनाशकों एवं खाद के प्रयोग से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो ये तीनों जो हैं, प्रादेशिक असंतुलन, फसलोत्पादन में असमानता और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, ये तीनों ही हरित क्रांति से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारत की भूसीमा व जल सीमा का निम्नलिखित में से सही युग्म अभिज्ञापित कीजिए। एक साइड आपका भूसीमा दिया हुआ है और दूसरी तरफ जल सीमा दी हुई है। पहला है 12,200, दूसरा है 15,200, तीसरा 18,200, चौथा है 21,200। तो यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, भारत की जो भूसीमा है वो है 15,200 और जल सीमा, जो जलीय सीमा है वो 7,516 है। 15,200 जो है ये भूसीमा है, और यदि हम केवल मुख्य स्थलीय सीमा को देखते हैं, समुद्री सीमा से जो लगी हुई है स्थलीय सीमा, वो है 6100 किलोमीटर। यदि हम द्वीप को भी शामिल कर लेते हैं, इसमें द्वीप शामिल है, यदि हम द्वीपों की सीमाओं को भी शामिल कर लेते हैं तो ये हो जाती है 7,516 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 15,200 ये भूमि सीमा है और 7,500 ये भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीप दोनों की जलीय सीमा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है? विकल्प 1 है प्रवाल द्वीप, विकल्प 2 ज्वालामुखी द्वीप, विकल्प 3 निमज्जित श्रेणियों के अवशेष और विकल्प 4 है निक्षेप जनित द्वीप। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 निमज्जित श्रेणियों के अवशेष। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये म्यांमार की अराकान योमा जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन्हीं का ही ये निमज्जित अवशेष है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये उन्हीं का बंगाल की खाड़ी में स्थित ये निमज्जित श्रेणियों का अवशेष है। म्यांमार की अराकान योमा जो श्रेणियाँ हैं उन्हीं का ही निमज्जित भाग है। जबकि प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है, वो प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आता है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। डंकन पास पड़ता है। विकल्प 1 भारत तथा श्रीलंका के बीच में, विकल्प 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच में, विकल्प 3 है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में, विकल्प 4 है वृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो यहाँ पर वृहत नहीं है, वृहत अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान, ये सही है, दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों की संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित हैं। विकल्प 1 हिमालय श्रेणियों से, विकल्प 2 अरावली श्रेणियों से, विकल्प 3 प्रायद्वीपीय पठार से, विकल्प 4 है अराकान श्रेणियों से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 प्रायद्वीपीय पठार से। जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। पहले प्राचीन समय में प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा रहा है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी उसका खिसकाव, प्लेट का खिसकाव उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो रहा था। उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति के कारण, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति के कारण मेघालय पठार जो था और राजमहल पहाड़ियों के बीच में, मेघालय पठार और राजमहल पहाड़ियों के बीच में एक दरार, विशाल दरार उत्पन्न हो गई। इस दरार को ही मालदा गैप या फिर गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। देखिए कभी क्वेश्चन में पूछा सकता है मालदा गैप कहाँ है, किन के बीच पाया जाता है, या गारो राजमहल गैप कहाँ पाया जाता है, किन के बीच पाया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि गारो राजमहल गैप या मालदा गैप जो है ये मेघालय पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच में पाया जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जब उत्तर पूर्व की ओर खिसकाव हो रहा था, गति हो रही थी, तब राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच में एक विशाल खाई या दरार उत्पन्न हुई, जिसे मालदा गैप और गारो राजमहल गैप कहते हैं। इसी के कारण ही आज मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय भाग से अलग हो गया है। ये प्राचीन समय में ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 और ये आज वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। विकल्प 1 इलायची पहाड़ियों पर, विकल्प 2 अनामलाई पहाड़ियों पर, विकल्प 3 पाली पहाड़ियों पर और विकल्प 4 है नीलगिरी पहाड़ियों पर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 नीलगिरी पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है, जहाँ पर मिलते हैं, इस घाट को नीलगिरी पहाड़ियों पर ही इनका मिलन होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा हो। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।